अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 25 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो प्रोटीन्स के बारे में है। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह के, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये लेक्चर है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट आर प्रोटीन्स, के ये प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो का मतलब बड़े मॉलिक्यूल है, जिन्हें मैक्रो में आप शामिल करते हैं उन्हें आप कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये बेटा एक बड़े मॉलिक्यूल्स की लिस्ट में आते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। ये किस चीज से मिलकर बनेंगे, तो आमतौर पर जो प्रोटीन होती है इसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो कार्बन होगा लाजमी। प्रोटीन कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर बेटा मौजूद होता है। और इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होता है। और बच्चों इसके अंदर कुछ ऐसे होंगे, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच कंटेन सल्फर एटम, जिनके अंदर जो होगा वो सल्फर का एटम भी पाया जाएगा। ये हर एक प्रोटीन के अंदर नहीं होगा, स्पेसिफिक सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कुछ होते हैं, सल्फर के एटम पाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी होंगी, 2 हैं 4 हैं, नहीं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 1000 ह्यूमन बॉडी कंटेन, ये जो इंसानी जिस्म होगा, ह्यूमन बॉडी इंसानी जो जिस्म होगा वो क्या करता है, कंटेन 1000 ऑफ प्रोटीन। तो क्या मौजूद होगा इसके अंदर, 1000 ऑफ प्रोटीन, लाखों की तादाद में इसके अंदर, हजारों की तादाद के अंदर इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स बेटा पाई जाती हैं। अब जैसे देखें मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो मैं सारे का सारा प्रोटीन हूँ। ये मेरे जो बाल हैं ये भी प्रोटीन है, ये मेरे नाखून है ये भी प्रोटीन है, ये जो मेरा गोश्त है ये भी प्रोटीन है। जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो गोश्त होगा इसके अंदर चर्बी आ जाती है, इसलिए प्योर प्रोटीन नहीं है। लेकिन अगर आप मछली खा रहे हैं तो दैट इज ए प्योर प्रोटीन। अगर आपने बेटा मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं तो उसके अंदर चर्बी नहीं होती, वो भी प्योर प्रोटीन। ऐसे कुछ परिंदे होते हैं उनका जो गोश्त होता है वो भी क्या होगा, प्योर प्रोटीन होगा। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन 1000 ऑफ प्रोटीन। तो देखें सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक आपको हर जगह प्रोटीन प्रोटीन ही नजर आ रहे हैं। इसलिए इतनी सारी प्रोटीन करती क्या हमारी बॉडी में, तो इनका क्या काम होता है। तो आमतौर पर ये क्या करेंगे, दे परफॉर्म, हर एक की एक ड्यूटी होती है, हर एक की एक जॉब होती है, दे परफॉर्म। ये आमतौर पर परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस कार्य होते हैं, काम कार्य होते हैं, जॉब्स कार्य होते हैं। हर प्रोटीन की एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो उस फंक्शन के ऊपर क्या हुआ है, लगा हुआ है और अपने काम पे काम किया जा रहा है। तो अब हम देखना चाहते हैं टाइप्स एंड फंक्शन इन बॉडी, कि हमारे पास कितनी किस्म की प्रोटीन्स हैं। चंद एक हमने यहाँ पे लिखी हैं जो हमारी बुक के अंदर शामिल है, उसी को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली पहली जो आपके पास प्रोटीन आती है इसे हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ये आमतौर पर बेटा मौजूद होगी, कहाँ मौजूद होगी, हमारे मसल्स में मौजूद होती है, मसल्स में। ये हमारे हेयर के अंदर मौजूद होती है, बालों के अंदर मौजूद होगी। और बच्चों ये वाली स्किन के अंदर, यानी जो हमारी जिल्द है ये सारी की सारी इसी से मिलके बनी होगी। और ये जो हमारे नेल होते हैं ये भी फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है इसको आप कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। करती क्या है, तो सबसे ज्यादा ये स्ट्रक्चर बनाती है, हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये हमारे नाखून है तो प्रोटीन है, उसको गोल करती है, लंबा करती है, ऐसे बालों को कलर देती है, उसको जो है उसके हर चीज की हिफाजतकारी होती है। तो दे गिव स्ट्रक्चर्स। तो आमतौर पर इसका जो काम होता है वो किसी भी चीज को, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो स्ट्रक्चर दे रही होती है, खासकर मसल्स को, हेयर को, स्किन को, नेल को और कनेक्टिव टिश्यू को। अब दूसरी जो चीज हमारे पास आ जाते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर आल्सो प्रोटीन। ये जो हार्मोन्स होंगे दे आर आल्सो प्रोटीन, ये भी बच्चों क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं ये क्या चीज होंगी, प्रोटीन्स होते हैं। कोई एग्जांपल दीजिए, इसकी जो एग्जांपल हमारी बुक में लिखी गई है वो इंसुलिन है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है, ये आमतौर पर इट कंट्रोल ब्लड शुगर इन बॉडी। इंसुलिन क्या करेगी, इट कंट्रोल, ये इसने बेटा आमतौर पर कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करेगी, ब्लड शुगर को, यानी खून के अंदर जो शुगर मौजूद होती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल कर रही होती है इन बॉडी, बॉडी के अंदर ये
जिस्म के अंदर ब्लड शुगर को क्या करेगी बच्चों, ये कंट्रोल करती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, दे आर आल्सो प्रोटीन। अब तीसरी जो बॉडी के अंदर चीज पाई जाती है वो इंजाइम्स होते हैं। ये जो इंजाइम्स होते हैं ये भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो इंजाइम्स क्या होंगे, दे आर मेड अप फ्रॉम प्रोटीन। ये जो इंजाइम्स होते हैं तो आप कहते हैं दे आर मेड अप, ये आमतौर पर बेटा बने हुए होते हैं, किससे बने होते हैं, फ्रॉम प्रोटीन। ये भी हमारे पास जिस चीज से बनते हैं उसको आपने प्रोटीन करते हैं कहते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये आमतौर पर जिंदा चीजों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर, बायो कहते हैं जिंदा, केमिकल कहते हैं जो कीमियाई अमल हो रहे होते हैं, तो दे कंट्रोल द बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बाजुकात इन रिएक्शन को बेटा स्पीड अप कर देते हैं, इनकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देंगे। दूसरा मतलब यह है कि दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ये आमतौर पर कैटालिस्ट का काम करते हैं, कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये कैटालिस्ट का काम करेंगे, खासकर एनिमल्स के अंदर तो आप इन्हें इंजाइम्स कहते हैं। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या है, इट इज आल्सो ए प्रोटीन। ये भी बेटा हमारे पास क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो हेमोग्लोबिन जो होती है प्रेजेंट इन ब्लड, ये हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर पाई जाती है। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, जैसे हम सांस लेते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल जब सांस लेगा तो इस एयर को, हवा को लेके किधर लेके जाएगा, ये हवा बेटा इसके फेफड़ों के अंदर जाएगी। अब फेफड़े क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को, इस हवा को हमारे ब्लड के अंदर भेजेंगे और फिर ब्लड के अंदर एक चीज पाई जा रही है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को लेके खून के जरिए पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इसने क्या कर देना है, ऑक्सीजन को पहुंचा देने हैं। तो ये जो हेमोग्लोबिन होगी, हेमोग्लोबिन, तो ये बेटा जो हमारे पास हेमोग्लोबिन होगी इज ए ऑक्सीजन कैरियर। ये बेटा आमतौर पर क्या होगी, ऑक्सीजन कैरियर होती है। ऑक्सीजन कैरियर, कैरियर का मतलब होता है लेके जाना। जैसे मोटरसाइकिल का कैरियर है जिसके पीछे आप कोई सामान बांध देते हैं, ऐसे कैरी होती है जिसको किसी तरफ लेके जाने वाली चीज को आपने कैरियर कहते हैं। तो ये क्या होगी, ऑक्सीजन कैरियर होगी फ्रॉम, ऑक्सीजन कैरियर है इन ब्लड के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन को लेके जाती है। ऑक्सीजन को लेती कहां से, लंग्स से, मुंह से लेती है लंग्स में, फिर लंग्स से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके खून के अंदर चली जाएगी और खून जो होता है वो हेमोग्लोबिन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसे कहेगा तुमने दिमाग की तरफ जाना है, आपने पाँव की तरफ जाना है, हाथ की तरफ जाना है। ऐसे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ब्लड के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों के अंदर इसको पहुंचा देगी। अब हमारे पास ये जो प्रोटीन होगी बेटा, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ये जो प्रोटीन होती है ये बेटा आमतौर पर जिस चीज से मिलके बनती है उसे आप अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो आप कहेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज ए, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बनेगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन को बनाने के लिए जो आपने चीज इस्तेमाल करते हैं इज ए अमाइनो एसिड्स। ये हमारे पास क्या होगा, एक अमाइनो एसिड होगा, एक अमाइनो एसिड होता है। अब व्हाट इज अमाइनो एसिड, ये कोई ऐसी चीज होती है विच कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर बेटा दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो किस्म के इसके अंदर क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक तो बच्चों इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। फर्स्ट वन इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो एसिड्स के अंदर जो ग्रुप होता है इसको आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो NH2O, इसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा, इसलिए आप इन्हें कहते हैं दे आर अमाइनो एसिड्स। तो क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप हैं, अमाइनो की वजह से अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से आप इन्हें एसिड कहते हैं, तो ये दे आर अमाइनो एसिड्स। अब हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स कौन सा है, उसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रा करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपने CH2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा NH2 है, ये अमाइनो ग्रुप आ गया, ये C डबल बॉन्ड OH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये आपके पास क्या होगा, कार्बन है। तो इस सिंपलेस्ट आपने अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं, ये ग्लाइसिन, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है
दैट इज ए ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन होता है जो एक हमारे पास अमाइनो एसिड होगा। अब हमारे पास तकरीबन थाउजेंड ऑफ प्रोटीन जो होती हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी, थाउजेंड्स मतलब हजारों की तादाद में, थाउजेंड ऑफ प्रोटीन्स, थाउजेंड जो प्रोटीन होती हैं आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये मौजूद होंगी किसमें बेटा? आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर ये थाउजेंड ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? मौजूद होते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? ऑल दीज प्रोटीन्स आर ऑल दीज, ये जो तमाम की तमाम प्रोटीन्स होती हैं ये किस चीज से मिलके बनते हैं? ओनली 20 अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सिर्फ हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें बेटा मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। होंगे इन 20 में से कोई एक अमाइनो एसिड होगा जो उस प्रोटीन को मिलके क्या कर रहा होगा? बना रहा होगा। सिर्फ इसकी छोटा मोटा चेंजिंग, इसकी सिर्फ चेन के अंदर इसके तब्दीली आती जाएगी तो एक और अमाइनो एसिड्स बनता जाएगा, लेकिन बेसिक यूनिट सबका सेम रहेगा। अब हम प्रोटीन को बनाते हैं। देखें ये आपके पास क्या होगा? NH2 है, इसको आपने अमाइनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे CH है, यहाँ पे बेटा R1 लिया गया है। यही चीज इसमें अमाइनो एसिड्स में चेंज होती है, R1। R1 क्या होगा? कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई सल्फर है, कोई ग्रुप हो सकता है। ये बेटा C डबल बॉन्ड OH है। अब इसके साथ एक और अमाइनो एसिड लगेगा, वो बिल्कुल यही वाला फार्मूला आपने दोबारा लिख देना है। ये NH2 है बच्चे, ये CH है, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं? R2 लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं? C डबल OH लिख रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से एक H निकलेगा, सिर्फ एक H, दो है ना, एक निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा? OH बनेगा, निकलेगा यहाँ से। ये मिलके क्या बनाएंगे? ये वाटर बनाएंगे, वाटर। ये पानी की एलिमिनेशन होगी, यहाँ से पानी निकलेगा। बाकी क्या हो जाएगा? यही वाला सारे का सारा कंपाउंड आपस में क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। ये CH है, ये R1 है, यहाँ पे क्या था? ये CO है, ये C, इसके साथ आप कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ एक H गया था तो ये NH है, आगे क्या है? ये CH है, यहाँ पे क्या होगा? ये R2 है, और ये आप इसे बंद कर दें और ये वाला बेटा यहाँ से आपने इसे देख लेना है, ये वाला ग्रुप, और ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH है। अब दैट इज ए बॉन्ड, ये आपके पास एक बॉन्ड है। बॉन्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है जोड़ देना। तो अब दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। आपने इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं उनके अंदर जो बेटा लिंकेज पाई जाती है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसे आप पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब ये जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ये अगर दो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, चार मिलेंगे, हजारों की तादाद में मिलेंगे तो ये आपस में इनकी तादाद बढ़ती जाती है और फिर आखिर में बेटा ये प्रोटीन बन जाएगी। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज पेप्टाइड, के पेप्टाइड क्या होते हैं। अगर बेटा सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स थे? सिर्फ दो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। या बेटा इनमें R1 और R2 क्या होगा? मुख्तलिफ ही हो सकता है, R डिफरेंट। या इनमें क्या हो सकते हैं बच्चों? डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बनने वाली जो चीज होगी इस कॉल्ड पेप्टाइड। तो आपने जो इसे नाम देना है वो पेप्टाइड कहलाएगा। ये पेप्टाइड है, इस लिंकेज को आपने पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो दो आपस में अमीनो एसिड जुड़ गए हैं दैट इज नाउन एज ए पेप्टाइड। तो इसे पेप्टाइड लिंकेज का नाम देंगे और ये पेप्टाइड बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पेप्टाइड बना हुआ है, ये जो बेटा हमने पेप्टाइड बना हुआ है, ये इसका ये अमीनो ग्रुप है, ये CH है, ये R है, आगे क्या है? ये C डबल बॉन्ड O है, ये बेटा NH है। फिर आगे इसको लिंक को आपने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, दोनों को आपस में ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ये CH है, ये बेटा R2 है, ये R1 था, ये C डबल बॉन्ड OH है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जो पेप्टाइड है इसके एक तरफ एक एंड के ऊपर NH2 ग्रुप है और दूसरे एंड के ऊपर क्या है बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसका मतलब यह है कि ये NH2 अगर इधर कोई कार्बोक्सिल, इधर कोई नया अमाइनो एसिड आ गया, जैसे आपके पास कोई भी अमाइनो एसिड है, एक और अमाइनो एसिड हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला अमाइनो एसिड है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। सिमिलरली एक पेप्टाइड इधर बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर बेटा लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स
बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, आपस में लिंक होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर लिंक विद ईच अदर, लिंक विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ईच अदर के साथ लिंक करेंगे एंड फॉर्म में, और इसके बाद आपको बना के देंगे ए लॉन्ग चेन, ए लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड, ए लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड की एक बड़ी सारी चेन बन जाएगी, मतलब ये एक आपके पास अमीनो एसिड जुड़ा है, फिर इसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जुड़ता गया, ये लॉन्ग चेन बन गई है। दैट लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो आपने इसे क्या कह देना है, ये पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें क्या बताएंगे, जब लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो ये जो लंबी चेन बन जाती है, दैट इज नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड। तो आपने इसे बेटा पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब हमारे पास जो आती है वो प्रोटीन्स आते हैं, कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो आमतौर पर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, ये जो आपके पास लॉन्ग चेन, ये जो लंबी चेन बन गई है, तो इसके अंदर अगर 3D चेन बन गई हो, अगर बेटा फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड, ये जो लॉन्ग चेन बेटा क्या बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड जो बनते जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, इनके अंदर ट्विस्ट आना, यानी ट्विस्टिंग आना शुरू हो गई है। ये लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड कैसे बन रहे हैं, विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब ये आपस में दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा होता है, पानी यहाँ से क्या हो रहा होता है, यहाँ से बेटा पानी रिलीज हो रहा होता है। और अगर यही वाले लॉन्ग चेन जो होगा, लॉन्ग चेन, ये जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स हैं या लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड अरेंज देमसेल्फ, अरेंज देमसेल्फ, ये अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, देमसेल्फ इन 3D, इन अरेंज देमसेल्फ, अपने आप को बेटा अरेंज करेंगे किसके अंदर, इन 3D फॉर्म, थ्री डिमेंशनल फॉर्म के अंदर बच्चों आपस में अरेंज करते हैं। 3D या थ्री डिमेंशनल से क्या मुराद है, कि तीनों एक्सिस के साथ, ये एक्स है, कोई चेन एक्स के साथ जा रही है, कोई चेन बेटा ये वाला जो है ऊपर वाला ये वाई है, ये एक्स है, और ये आपके पास क्या होगा, जेड है। यानी कोई चेन इसकी बेटा जो हमारे पास जा रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है, और कोई चेन आपके पास अलोंग द वाई एक्सिस जा रही है। और इसकी इस तरीके से इसके अंदर क्या आ रहा होता है, ट्विस्ट आ रहा होता है, ट्विस्ट आ रहा होता है और टर्न आ रही होता है। विद ट्विस्ट, एक तो बच्चे इसके अंदर ट्विस्ट आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एंड टर्न आ जाएगा। टर्न का मतलब है मोड़ वगैरह आ रहे होते हैं, तो इस कॉल्ड प्रोटीन। तो आपने इसको क्या कह देना है, प्रोटीन कहेंगे। अब जिसके अंदर टर्न और ट्विस्ट आ गया तो आपने उसे क्या नाम देना है, प्रोटीन कह देने हैं। देखो बहुत आसान है, अगर दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं या तीन अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो आपने उसे पेप्टाइड कहते हैं। अगर ये अमाइनो एसिड्स मिलते जा रहे हो, एक लंबी और एक सीधी चेन बना रहे हैं, तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर इस चेन के अंदर बेटा ट्विस्टिंग आ गए हैं, टर्न आ गए हैं, ट्विस्टिंग आ गया है, तो नाउ इट इज नोन एज ए प्रोटीन। तो आप इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसे बना के देखते हैं कैसे होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपके पास ना एक ऐसे ट्विस्टिंग आएगी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं ना फिट करता हूं। आपने एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा फार्मूला, CCONH। तो ये बच्चों आपने एक फार्मूला याद रख लेना है, इसको आप इसी चीज के अंदर फिट करेंगे, CCONH। तो ये आपके पास ना एक बेसिक यूनिट होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, और फिर ये आपके पास क्या होगा, ये चीज बनती चले जाएगी अमाइनो एसिड्स। तो आप इसे कहेंगे CCO, फिर आगे क्या कहेंगे, N आएगा, फिर H आएगा, फिर बेटा CCO आएगा, फिर क्या आएगा, N आएगा, फिर H आएगा, फिर क्या होगा, CCO होगा। ये C के साथ क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, N है, H है। फिर बेटा इसके साथ क्या होगा, CCO आएगा, और फिर क्या होगा, ये N होगा, फिर H होगा, फिर बेटा ये CCO होगा, और यहाँ पे N होगा, ये H होगा, ये इसके साथ आप बांड बना रहा है, और यहाँ पे फिर एक CCO होगा, ये इस H के साथ बांड बना रहा है। तो ऐसे ये एक लंबी ऐसे ट्विस्टिंग होती जाएगी, मतलब बेसिक यूनिट यही होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, लेकिन इसकी एक लंबी चेन होगी जो अपने आप को ऐसे रोटेट करती हुई चली जाएगी। और इसको आपने क्या कह देना है, कि ये जो चीज बेटा आपके पास बन जाती है, दैट इज नाउन एज ए प्रोटीन। तो इसे आपने प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन होगी, इसमें दो चीजों के दरमियान जो फासला आ रहा है, आपने दो एजिस के दरमियान, यहां से लेके यहां तक का जो फासला होता है 0.5 नैनोमीटर का फासला होगा।
मतलब यहाँ पे जो हेड है यहाँ तक का जो इसका फासला होता है इसे हम कहते हैं 0.51 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट चीज बेटा हमारे पास आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की नेचर को थोड़ा चेंज कर देना, इस अमल को आपने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। आमतौर पर क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इसके अंदर कम्प्लेक्स चेंजेस लेके आते हैं। क्या चीज लेके आ रहे हैं? कम्प्लेक्स चेंजेस लेके आते हैं इन प्रोटीन अक्कर। प्रोटीन के अंदर आपने अगर कम्प्लेक्स चेंजेस लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हीट, कि कोई भी प्रोटीन है उसको आपने क्या कर दिया, उसको बच्चे आपने हीट कर दिया, हीट, उसको हीट कर दिया, या बेटा उसकी क्या करेंगे, पीएच को चेंज कर देंगे, या बच्चों हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या क्या करेंगे, रिएक्शन विद ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप उसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या कर देंगे, रिएक्शन करा देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब आप उसे रिएक्शन करा देंगे तब इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी, दैट इज नोन एज ए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तब्दीली को आप क्या कहना चाहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल कैसे है? इसकी एग्जांपल बेटा आपने अंडा तो देखा होगा, एग जो होता है ये सफेद रंग की, इसके अंदर एक सफेदी पाई जाती है। अंडे के अंदर ये जो सफेदी पाई जाती है इसे भी आप प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन का नाम जो होता है अल्ब्यूमिन होता है, अल्ब्यूमिन। आमतौर पर आप देख रहे हैं जब अंडा कच्चा होता है, अभी पक्का नहीं हुआ, तो ये आपके पास एक लिक्विड फेज के अंदर होगी, यानी लिक्विड की तरह होती है। लेकिन जब आप इसे फ्राई करते हैं या इसी को बेटा आपने बॉयल करते हैं, बॉयल या फ्राइंग या बॉयल करते हैं, तो इसकी जो शक्ल होती है वो आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाती है। अब ये बिल्कुल वाइट किस्म का एक आपके पास एक सॉलिड सा बन जाता है, तो दैट इज नोन एज ए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसी अमल को आपने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का नाम देते हैं। अब कुछ हमारे पास ना इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। पहली पहली क्या है कि चाहे आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो हमेशा ये प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चिल्ड्रन जो होते हैं इनको लार्ज अमाउंट जो होती है वो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अडल्ट जो होते हैं उनको भी बेटा बहुत ज्यादा प्रोटीन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है नॉर्मल तरीके से हो सके, तो ये एक यही है कि हम ज्यादातर प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा क्विक चेक आ रहा है 25.4 पहला इसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी हार्मोन्स मेड अप, कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे बने हुए हैं। व्हाट आर दी हार्मोन्स आर मेड अप, तो आप कहेंगे दे आर आल्सो प्रोटीन, दे आर मेड अप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। इसकी एग्जांपल देंगे जैसे इंसुलिन है, ये एक प्रोटीन है, ये ब्लड शुगर को क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। अगर प्रोटीन को आप गर्म करते हैं, उसकी पीएच चेंज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप उसका रिएक्शन कराते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है, दैट इज नोन एज ए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।